Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज की इस वीडियो में या डे 5 का लेक्चर नंबर 2 है आज, जिसमें हम इंशाल्लाह बायोलॉजी पोर्शन डिस्कस करेंगे। जैसे हमने इंग्लिश पोर्शन को लेंथ वाइज डिस्कस किया है, वैसे ही हम अब बायोलॉजी पोर्शन को लेंथ वाइज डिस्कस करेंगे और मजीद पढ़ेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से और आस्क समथिंग, क्योंकि आप लड़कियां हो, मैं एक लड़का हूं, तो मैं एक चीज पूछ सकता हूं। आई थिंक सो। आपने देखा दुनिया में हजारों वाकयात हो रहे हैं, हजारों, हजारों नहीं लाखों वाकयात हो रहे हैं जिसमें गर्ल्स विक्टिम है और मेल पलड़ा भारी है जुल्म करने में। लेकिन एक फ्यू केसेस ऐसे भी हैं जिसमें मेल विक्टिम्स हैं, जबकि फीमेल्स का पलड़ा उस सिस्टम में भी थोड़ा सा अबव है देन द अदर वंस। बेटा ये जो माशरा है ना, मैंने अक्सर आप सब कैंडिडेट्स को एडवाइस की है, क्योंकि मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स जो पढ़ती हैं वो फीमेल्स होती हैं। दैट इज़ वाई मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ एडवाइस करता रहूं। मैंने हमेशा ये एडवाइस की है कि बी अवेयर ऑफ द ब्लैक शिप्स, ऐसा कुछ मैंने हमेशा बोला। एंड मैंने ये भी हमेशा बोला है कि नेवर एवर कंप्रोमाइज ऑन योर करेक्टर। अक्सर औकात मैं ये बोलना पसंद करता हूँ ये दो जुमले, कि एक तो जो झूठे मकार बेड़िया नुमा लोग होते हैं, बंदे, लोग नहीं, बंदे, मर्द, उनसे बचो। और दूसरा मैं अक्सर ये कहता हूं कि अपने करेक्टर पे कंप्रोमाइज ना करो। जब आप किसी एक लड़के या मर्द के साथ, जो बेड़िया नुमा मर्द या लड़का होता है ना, उसके साथ दो चार, उसके साथ दो चार दफा आप हंस के बात कर लो ना, दो चार दफा, आई एम नॉट सेइंग कि आपने ज्यादा आगे चले, दो चार मर्तबा अगर किसी बेड़िया नुमा शख्स के साथ आप हंस के बात कर लोगे ना, वो आपको अपनी मलकियत समझेगा, वो आपको अपनी ओनरशिप में समझेगा, और वो ये समझेगा कि आप जो कुछ भी है ये मेरा ही है। वो आपको अपना माल समझेगा। मैं कुछ ब्लो द बेल्ट वर्ड्स यूज कर सकता हूं, आई थिंक सो, इतने भी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वो आपको अपना माल समझेगा और आपको यूज करेगा। ये बात याद रख लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, बेड़िया नमा शख्स, ऐसा शख्स जो नजर तो इंसान आ रहा है लेकिन अंदर से वो बेड़िया है, वो आपको यूज करेगा। वो आपको अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करेगा। आप पर्सनल सेटिस्फेक्शन क्या होती है? पर्सनल सेटिस्फेक्शन डज नॉट मीन्स दैट लिविंग इन अ फिजिकल रिलेशनशिप, बट पर्सनल सेटिस्फेक्शन मीन्स बाय टेक्स्ट, बाय कॉल, बाय मैसेजिंग, किसी भी तरीके से वो आपसे पर्सनल सेटिस्फेक्शन लेगा और आप उसका जरिया बनेगी। ठीक है? आप और बेड़ा गर्क कर बैठेंगी अपना, ये भी मैं बता रहा हूं। वी आर लिविंग इन द सोसाइटी वेयर हर पर्सन इज अ बेड़िया। व्हाट आई सेड, हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहां हर शख्स गिरा हुआ है। मैं क्या बता रहा हूं, हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहां हर पर्सन अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, जहां हर पर्सन इस टाइम नाउ, मैं इस जनरेशन की बात कर रहा हूं, इस जनरेशन में बेटा हर बंदा ही बेड़िया है। वो चाहे चाहे आपके सामने बैठा हुआ आपका उस्ताद है, वो चाहे आपके पास खड़ा आपका कजिन है, वो चाहे आप जिससे बात कर रही हैं वो आपका दोस्त और बॉयफ्रेंड है, कोई भी है, कोई भी, व्हाट आई सेड, कोई भी,
वो बेड़िया है। मैं इससे एक्सट्रीम नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे पास वर्ड्स हैं, मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरे पास स्टूडेंट है जिसके साथ ये हुआ। आपके घर में मौजूद दादा अबू, आपके घर में मौजूद ना जाने कौन से रिश्ते जिन पे हम भरोसा करते हैं, वो भी बेड़िया हो सकते हैं, लिटरली। सो एज ए टीचर, मैं आपको जस्ट एक बात कहना चाहता हूं, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। किसी पे भी ट्रस्ट ना करो करेक्टर के मामले में। मुझे और किसी चीज से कोई गर्ज नहीं। आपसे कोई पैसे लेके चला गया, कोई गल नहीं, पैसे आ जाएंगे वापस। आपको जॉब नहीं मिली, कोई मसला नहीं, जॉब आ जाएगी वापस। आप फेल हो गए एफएससी में, कोई मसला नहीं, फेल हो गए, कोई इशू नहीं, पास हो जाओगे कभी ना कभी। आप आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिला, कोई मसला नहीं, आपका बंदा गरीब है, कोई गल नहीं, हस्बैंड अमीर हो जाएगा। आप जिस घर में शादी करके गई हो, आपकी सास बड़ी बातें करती है, वो कोई इशू नहीं है, वो इशू नहीं है। इशू है तो इस टाइम करेक्टर को बचाना, इज्जत को बचाना, अपने आप को महफूज रखना और इन बेड़िया नुमा लोगों से बचना। दैट्स इट। ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को। मुझे पता है आप सब सेकंड ईयर के कैंडिडेट्स हो, सबने एफएससी कर ली है, कुछ यूनिवर्सिटी में चले गए हो, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपने एफएससी ना की होती, आप मैट्रिक पास घर पे बैठने वाले लोग होते, तो मैं आपको ये कभी भी एडवाइस ना करता। बट आई एम एडवाइसिंग यू बिकॉज, क्योंकि आप कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का है, कोई बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई किसी जॉब के लिए जा रहा है, दैट इज वाई आई एम एडवाइसिंग यू। एंड आई एम एडवाइसिंग यू बिकॉज, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूं। आपसे 1 2 3 साल ही बड़ा सही, लेकिन आपसे बड़ा हूं। आई एम 26 ईयर्स ओल्ड नाउ। मुझे पता है कि मेरी और आपकी एज में गैप ज्यादा नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट एफएससी के पेपर जिसने 2021 में 22 में दिए, तो वो मेरी एज के बिल्कुल करीब करीब स्टूडेंट हो। लेकिन मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज है आपके करेक्टर से। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हाँ, अट्रैक्शन हो जाना, जिसे हम सो कॉल्ड लव कह देते हैं, अट्रैक्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अट्रैक्शन हो जाना, किसी के लिए फीलिंग्स आ जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के लिए फीलिंग्स आ जाना बड़ी बात नहीं है, बट आई एम सेइंग ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी के झांसे में आ जाना इजंट गुड, ये ठीक नहीं है। हाँ, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मेरी, मैं खुद खुद आपको बता देता हूँ, मेरी लव मैरिज है भाई, ठीक है। और मेरा 10 इयर्स का रिलेशनशिप है। मेरी स्कूल फेलो थी, क्लास फेलो थी, यही आप समझ लें। और बट फ्रॉम 2020 टू 2026, मेरी 2025 नवंबर में शादी हुई है। 2020 में मैंने ये दाढ़ी रखी थी, और जस्ट से गुड बाय टू एवरीवन एज वेल, हर काम को एज वेल, इनको भी गुड बाय बोला था। और ये लाजमी बोला था कि शादी जरूर होगी। 2020 से 2025 मैंने उनको टेक्स्ट नहीं किया, मैंने उनको मैसेज नहीं किया, मैंने कॉल नहीं की, मैंने वीडियो कॉल नहीं की, मैंने फिजिकल नहीं देखा, नथिंग। हाँ, कभी कभी टेक्स्ट मैसेज हो जाता था, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। लेकिन रिलेशन को अगर पाक रखा जाए तो वो पाक रहता है, ये याद रखिएगा। ओके, हमेशा याद रखें, फीलिंग्स आ जाना बुरी बात नहीं है, अट्रैक्शन हो जाना बुरी बात नहीं है, हो सकता है ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने आप को किसी के सुपुर्द ही कर देना, ये बहुत बुरी बात है और बहुत बड़ी बात है। और अक्सर लड़कियां ये काम करती, बॉयज तो है ही बेड़िए। मैंने पहले टाइम क्या बोला है, बॉय लड़का है ही बेड़िया, उससे तो आपको बचना है बस। हाँ, फीलिंग्स आ गई है, वो कहता है मुझे बड़ी फीलिंग्स है आपके लिए, जस्ट वन थिंग, भेजो घर वालों को, बस, कुछ नहीं। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भेजो घर वालों को। मैं देखता हूँ कितने रिलेशंस सक्सेसफुल होते हैं, और कितने वो लोग सेट होते हैं, और कितने बेचते हैं घर वालों को। सारे टाइम पास हैं भाई, सारे टाइम पास हैं, टाइम पास हैं सारे।
मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रही है? सारे के सारे टाइम पास है। कोई भी नहीं है जो घर वालों को भेजेगा इन दिस एज। वो जस्ट आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, वो जस्ट पर्सनल सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, वो जस्ट चस्के ले रहे हैं। और जो आप में इंटरेस्टेड हो, जिसको आपके लिए फीलिंग्स हो, जो आपसे सो कॉल्ड लव, ठीक है, करता हो, सिंपली जिससे आप भी करती हूँ लगाओ हो, वहां से भी लगाओ हो, वो कभी भी किसी ऐसी चीज की डिमांड नहीं करेगा जो बिलो द बेल्ट हो। सिंपल। ठीक है। बिलो द बेल्ट, वीडियो कॉल पे आओ, ये करिए, वो करो, ये वो, ऐसी चीजें बिलो द बेल्ट होती हैं। और ये बिल्कुल हराम है, ये किसी भी रिलेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए। ठीक है। रिमेंबर इट। दोबारा मुझे किसी की शिकायत ना आए। ये मुझे अभी एक लड़की की शिकायत आई थी तो मैंने ये बात आप लोगों से की। शिकायत ना मुझे दोबारा आप में से किसी की आए। मुझे लाइव जो सुन रही हैं उनकी भी, और जो मुझे ऐसे सुन रही हैं वैसे भी, शिकायत ना आए। नेवर एवर कंप्रोमाइज ऑन योर करेक्टर। अपने करेक्टर पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन करेक्टर पे कंप्रोमाइज नहीं करना। दैट्स इट। मेरी आवाज आई थिंक सो कट रही है, दैट इज वाई मैं अपनी इस बात को खत्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं बोलता रहूं तो मैं तो भले 1 घंटा भी बोलता रहूं इस टॉपिक पे तो कम है। लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर कोई बड़ा मरा जा रहा है ना, बड़ा मरा जा रहा है आप में से भी, और आगे से भी कोई बड़ा मरा जा रहा है, तो बस एक ही चीज, घर वालों को भेजो। बात खत्म करो भाई। घर वालों को भेजो। नहीं पैसे चाहिए, नहीं चाहिए जॉब आपकी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे घर बड़ा नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, घर वालों को भेजो। ठीक है। ओके जी। बायो स्टार्ट कर ले, मेरा ख्याल है ये काफी हो गया है। क्यों भाई? ये काफी हो गया, बायो स्टार्ट कर लेते हैं। अब पता नहीं यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि सर जी कौन सा टॉपिक लेके गए, हमें तो एफएनएस पढ़ाना था लेकिन टॉपिक कोई और स्टार्ट कर दिया। कोई मसला नहीं, जिसको छोड़ के जाना वो जा सकता है, लेकिन ये टॉपिक एफएनएस से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये टॉपिक एफएनएस से बहुत ज्यादा जरूरी था। हाँ, ये स्टूडेंट कह रही है हम बायो के लिए मरे जा रहे हैं। तो बेटा ये देखो सारा आ गए, टेंशन ही नहीं लेनी आपने। बेटियों को बाप, उनके भाई फूलों जैसे पालते हैं, और बेटियां जब गलत काम करें ना, तो अल्लाह की कसम, बाप और भाई जो होता है ना, वो जिंदा, जिंदा ही जिंदा ही दफन हो जाता है वो। अगर बेटियां ऐसा काम करें, बहनें ऐसा काम करें, तो आप सब मेरी बहनें हो, अगर किसी से कोई गलती हो जाए उससे किनारा करो। ये ये दौर है ही नहीं अभी अच्छे वाला। ओके बेटा, एएफएनएस डे 5, लेक्चर नंबर 9, बायोलॉजी हम डिस्कस करने लगे हैं। इंग्लिश हमने पहले डिस्कस की थी। इंग्लिश हमारे 3 लेक्चर्स में जाके कंप्लीट हुई। उसके 43 पेजेस थे, इसके 40 पेजेस है, लेकिन इंग्लिश जल्दी जल्दी चला गई थी, बायोलॉजी जल्दी जल्दी नहीं जाएगी। याद रखें, ये दिस इज नॉट एन होल सिलेबस। मैंने आपको बायोलॉजी के लिए आई थिंक सो टॉपिक्स जो बताए थे, वो 70 के करीब टॉपिक्स बताए हुए हैं। वो टॉपिक्स आपको सारे के सारे करने हैं। ये यहाँ पे जो मैं आपको टॉपिक्स डिस्कस करवाने लगा हूँ, ये कुछ हैं उनमें से। कंप्लीट बायोलॉजी सिलेबस, ये तो टॉपिक्स के नाम ही है, सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स, एवोल्यूशन, बायोमोलिक्यूल्स, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी। आउट ऑफ 70 टॉपिक्स ये कुछ 19 टॉपिक्स हैं, और 70 भी डीप आपने पढ़ने हैं। यहाँ पे डीप नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ पॉइंट्स हैं इनके लिए जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लाजमी डिस्कस करके जाइए। ओके जी। सो टॉपिक नंबर 1 इज अबाउट द सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होती है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। All organisms are made up of cells. There are two types of cells. First one is prokaryotic cells and second one is eukaryotic cells.
प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बेटा और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी। और प्रोकैरियोटिक सेल्स की एक एग्जांपल है बैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के प्लांट और एनिमल्स सेल्स जो है ना, ये दोनों किस्में हैं इसकी। ओके, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को इन एंड आउट ऑफ सेल। जितनी भी सब्सटेंस हैं, जो चीजें हैं जो सेल के अंदर आ रही हैं या बाहर जा रही हैं, उन सब की मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल होता है इनसाइड द सेल। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेंटर ऑफ सेल को, और इसमें डीएनए मौजूद होता है। डीएनए किस चीज में मौजूद होता है? न्यूक्लियस में मौजूद होता है। राइबोसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हजारों दफा एमसीक्यूज आ चुका है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस की के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, पावर हाउस ऑफ सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, और एटीपी जो प्रोड्यूस होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में मदद करती है। उसके बाद है गोल्जी ऑपरेटिस। गोल्जी ऑपरेटिस मॉडिफाई करती है, पैकेज करती है और ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन्स को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एमसीक्यूज। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज टिश्यू ऑर्गन सेल सिस्टम, द राइट ऑप्शन इज सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, राइट ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी कहां बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ऑन राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, सेल वॉल, लाइसोसोम, the right option is protein synthesis associated with ribosomes. Prokaryotic cells have true nucleus, no true nucleus, many nuclei या no cytoplasm. The right option is इसमें no true nucleus होता है, यानी न्यूक्लियस नहीं होता। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल इज, सेल का जो कंट्रोल सेल है वो न्यूक्लियस है जी। कंट्रोल सेंटर सेल का न्यूक्लियस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा बेटा टॉपिक नंबर 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम सेल डिवीजन देखेंगे। सेल डिवीजन क्या होती है? सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच वन सेल डिवाइड इनटू न्यू सेल्स। एक सेल जो है ना वो डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होता है, इसे सेल डिवीजन कहते हैं। अब सेल डिवीजन में दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होते हैं कि सेल के दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें आइडेंटिकल डॉटर सेल्स एक सेल से टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो अमल माइटोसिस है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड सेल्स। अब स्टेजेस ऑफ माइटोसिस हैं, आपको इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टिलोफेज है। आपको पता होना चाहिए इन फेजेस में क्या क्या काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मियोसिस। मियोसिस 4 डॉटर सेल्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करती है। इट फॉर्म्स गैमेट्स एंड क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन की बात आएगी मियोसिस में होगी। गैमेट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, किस प्रोसेस में? मियोसिस में होंगे। 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के दौरान। अगर माइटोसिस की बात करें तो 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं ऊपर, ठीक है। ओके, माइटोसिस प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल सेल्स, यस 2 आइडेंटिकल सेल्स। मियोसिस प्रोड्यूस गैमेट्स, मियोसिस में प्रोड्यूस होते हैं, हमने अभी पढ़ा है। क्रोमोसोम्स नंबर इन मियोसिस बिकम्स, मियोसिस में हमने पढ़ा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ओनली डाइजेशन, ब्रीथिंग या एक्सक्रिएशन। द राइट ऑप्शन इज ग्रोथ एंड रिपेयर। मियोसिस प्रोड्यूस, मियोसिस में 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। एएफएनएस क्विक कोर्स के लिए आपके पास सर सीट अवेलेबल है। क्विक कोर्स का बैच 2 15 से स्टार्ट होगा, उसमें कैंडिडेट्स ऐड होना स्टार्ट हो गई हैं। 98 सीट्स बाकी हैं उस कोर्स में, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच 3 कंप्लीट कोर्स के लिए भी हमारा 15 जून से स्टार्ट होगा, उसमें भी स्लॉट्स बाकी हैं 50 स्लॉट्स, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जो कंप्लीट है उसकी उसकी फी 8400 है, जो क्विक है उसकी फी 2940 रुपये है। अगर आप एकेडमिक के लिए स्पेशली ज्वाइन करना चाहें तो कंप्लीट बेस्ट है। कंप्लीट में हम डीप स्टडी करवाते हैं, 2940 में हम सिलेक्टिव स्टडी करवाते हैं, सिंपल। नेक्स्ट हमारा बेटा जो टॉपिक है वो है डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस।
डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स हैं, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देती है। प्रोटीन सिंथेसिस वाले क्वेश्चन बड़ी दफा पेपर में आए हुए हैं। आरएनए हेल्प देता है प्रोटीन सिंथेसिस में, सिंपल। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जीन्स होते हैं जो कि इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर मौजूद रखता है, इसके अंदर शामिल होते हैं। आरएनए की मजीद बेटा 3 टाइप्स हैं, एम आर एन ए, टी आर एन ए और आर आर एन ए। एम आर एन ए का जो फंक्शन है वो ये है कि कैरीज मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। डीएनए से राइबोसोम्स मैसेज कैरी करना एम आर एन ए का काम है, मैसेंजर एम से। tRNA brings amino acids, rRNA forms part of ribosomes। प्रोटीन सिंथेसिस के दो मेन स्टेप्स हैं, एक है ट्रांसक्रिप्शन और एक है ट्रांसलेशन। डीएनए मैसेज इज कॉपीड इनटू एमआरएनए, डीएनए का मैसेज आरएनए में कॉपी होता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और एमआरएनए मैसेज इज यूज टू मेक प्रोटीन, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। सो प्रोटीन किस स्टेप में बनती है? ट्रांसलेशन में। डीएनए से जो मैसेज आता है वो एमआरएनए में कॉपी होता है। एमआरएनए से जो मैसेज आता है उस मैसेज को यूज करके प्रोटीन बनती है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, और ऊपर वाले को ट्रांसक्रिप्शन। और एमसीक्यूज हजारों दफा पेपर में आ चुके हैं ये। प्रैक्टिस एमसीक्यूज की बात करें तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मैं बता चुका हूं आपको। आरएनए हेल्प्स इन आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में काम मदद करता है, ये भी बता चुका हूं। एमआरएनए कैरीज मैसेज फ्रॉम, एमआरएनए मैसेज लेता है डीएनए से राइबोसोम। टीआरएनए कैरीज, टीआरएनए अमाइनो एसिड्स को कैरी करते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, लाइक ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है। ओके, द टॉपिक नंबर 4 इज अबाउट ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स। ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने सारे डीपली स्टडी करने हैं। स्केलेटल सिस्टम्स, जिसमें हम स्पोर्ट को पढ़ते हैं, शेप, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, हड्डियां हुड्डियां सब कुछ रिच पढ़ने हैं। मसल्स, मसल्स, जॉइंट्स और बोन्स। मस्कुलर सिस्टम में हम मसल्स आई थिंक सो पढ़ते हैं, मूवमेंट एंड पोस्चर। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम फूड अब्सॉर्प्शन एंड फूड डाइजेशन रीड करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम ब्रीदिंग और गैस एक्सचेंज को रीड करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, और ब्लड कैसे कैरी होता है, और न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, वेस्ट कौन से होते हैं, ये सारा कुछ शामिल करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम रिमूवल ऑफ वेस्ट, ह्यूमन का वेस्ट किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, और ह्यूमन के वेस्ट के अलावा बर्ड्स का वेस्ट होता है, मैमल्स का वेस्ट होता है, फिशेस का वेस्ट होता है, वो वेस्ट कहाँ कहाँ पे, लाइक क्या क्या वेस्ट में शामिल होता है, इस तरह का कुछ। प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। skeletal MCQ system is made up of bones and joints. Simple. Digestive system helps in food breakdown, food absorption या food digestion. Gas exchange is occurs in alveoli. Heart belongs to circulatory system, obviously circulatory system. Kidney belongs to, kidney excretory system से belong करती है क्योंकि waste product को remove किया जाता है। फिर से सर जी रिप्लाई कर दें, कोई कोर्स की फी 2940 है जी बेटा, 2940। बेटा अब हमारा टॉपिक नंबर 5 है जिसके हम कहते हैं जी नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम है क्या जी? नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज, ये याद रखिए। नर्वस सिस्टम का काम है कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना बॉडी की सारी एक्टिविटीज। इसके मेन पार्ट्स जो है ना वो ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स है, ये याद रखिएगा। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है, ये भी आपने याद रखना है। मेन पार्ट्स कितने हैं नर्वस सिस्टम में जो शामिल होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, नर्व्स। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है
आपने गरम गरम तवे के ऊपर अपना हाथ रखा, जल्दी जल्दी हटा लिया, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि बगैर सोचे समझे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से एक्शन आता है, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। एक कांटा जमीन पे पड़ा था, आपका पाँव कांटे के ऊपर रखा और साथ ही जल्दी जल्दी उठाया गया, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके जी। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की बेटा अगर हम बात करें, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलस या प्लेटलेट, द राइट ऑप्शन इज न्यूरॉन। ब्रेन कंट्रोल्स, ब्रेन किन चीजों को कंट्रोल करता है जी? बॉडी एक्टिविटीज को, डाइजेशन को, यूरिन फॉर्मेशन को या ब्लड क्लॉटिंग को। तो ब्रेन बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अच्छा, ब्रेन के जितने पार्ट्स हैं ना, इधर पता नहीं लिखा या नहीं लिखा, आपको ब्रेन के सारे पार्ट्स पढ़ना है और उनके फंक्शंस लाजमी याद करना। ओके। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स किसी भी आफत के लिए जो आप देते हो, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट ब्रेन विद, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो करेक्ट ब्रेन को कनेक्ट करती है तमाम बॉडी के साथ। नर्व्स क्या काम करती हैं? नर्व्स जो है वो मैसेज कैरी करती हैं। और एक इंटरव्यू का सवाल है, नर्व्स एंड न्यूरॉन्स, इनमें क्या डिफरेंस है? तो आपने डिफरेंस भी बताना होता है, ठीक है। टॉपिक नंबर 6 हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज अबाउट द ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स। वैसे तो हार्मोन्स का सारा सिस्टम ही वखरा है, अलग है, लेकिन हम एंडोक्राइन सिस्टम में ही इसको डिस्कस करेंगे। जो पेड कोर्स में लड़कियां पढ़ेंगी वो तो बड़ा ही डीप स्टडी करेंगी कंप्लीट कोर्स में। ओके, endocrine system consists of glands that secrete hormones. Hormones are chemically messenger that control body functions. Hormones हमारे जिस्म में नाना हूं तो ऐसी भी लाश ही है समझो। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाता है जी, बड़ी दफा पेपर में पूछा गया है। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनालीन प्रोड्यूस करता है। पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज किया जाता है यहां से। टेस्टेस से टेस्टोस्टिरोन हार्मोन रिलीज होता है। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं, इसके अलावा आपको सारे के सारे ग्लैंड्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उनमें से कौन सा हार्मोन्स और उन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं ये भी पता होना चाहिए। सिंपल। अगर खुद करना है तो बेटा मेहनत करो, मेरे से अगर करोगे तो मैं वो मेहनत फिर मैंने की होनी है, सारा कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। लेकिन अगर खुद करनी है आपने तैयारी, तो मैं जो चीजें बता रहा हूं ये आपको करनी होगी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल तैयारी नहीं होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऐसे नहीं तैयारी होगी। ओके जी, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। प्रैक्टिस एमसीक्यूज, केमिकल मैसेंजर्स आर कॉल्ड हार्मोन्स, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, लिवर, किडनी, स्टोमक। पैंक्रियाज। थायराइड कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। एड्रीनालीन एड्रीनल ग्लैंड से खारिज होता है। फंक्शंस आपने याद करने हैं इनके। नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7, दिस इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मींस आपको कोई बीमारी आई तो उससे जो आप सेहत याब हो गई, अगर इम्यून सिस्टम आपका अच्छा हो तो जल्दी सेहत याब हो जाते हैं, अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो नहीं होते जल्दी काम। अच्छा, इम्यून सिस्टम क्या करता है? बॉडी को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिजीज से बचाता है। अगर कोई डिजीज हो भी जाए तो उसके खिलाफ पूरा डिफेंस करता है। मतलब फर्ज करो हार्मफुल माइक्रोइज्म्स और बैक्टीरिया इंडिया है और आपका हार्मोन जो है ना ये पाकिस्तान है। इंडिया अटैक करेगा, पाकिस्तान पूरा डिफेंड करेगा, ठीक हो गया, लड़ाई भी हो गई फिर भी डिफेंड करेगा। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें जो शामिल होते हैं वो है वाइट ब्लड सेल्स। आपको इसकी कंपोजिशन आनी चाहिए। वाइट ब्लड सेल्स वाइट क्यों होते हैं, रेड ब्लड सेल्स रेड रेड क्यों होते हैं? एंटीबॉडीज, लाइफ नोड्स, बड़ी जगह ये डेफिनेशन आ चुकी है। स्प्लीन वेरी इंपॉर्टेंट। और बोन मैरो, बोन मैरो कहाँ पे मौजूद होता है ये आपको पता होना चाहिए। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, ठीक है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज, इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, मूवमेंट, द राइट ऑप्शन डिजीज। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइट ब्लड सेल्स। White blood cells help in
डिफेंस, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्लॉटिंग ओनली, या डाइजेशन, तो डिफेंस। ब्लड क्लॉटिंग के लिए अगर देखा जाए तो प्लेटलेट्स, आई थिंक सो, ज्यादातर। ये भी एमसीक्यूज आता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू फाइट डिजीज। वैक्सीन्स हेल्प इन डेवलपिंग इम्यूनिटी। जो हम वैक्सीन्स लेते हैं वो इम्यूनिटी को डिवेल्प करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारा बेटा जो टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड प्लांट फिजियोलॉजी। क्या है टॉपिक? प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी डील्स विद फंक्शन ऑफ प्लांट्स। इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसमें देख लें। अच्छा जी, प्लांट फिजियोलॉजी में वैसे आई थिंक सो डार्क रिएक्शन होता है, और इसमें एक रिएक्शन होता है लाइट रिएक्शन, यानी लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन होते हैं। डार्क और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, आपको इनके बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए, ये होते क्या क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है जी? प्लांट फूड बनाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज कर। ट्रांसपायरेशन क्या होती है? एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से वाटर का लूज करना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। रेस्पायरेशन क्या होता है? प्लांट्स ब्रेक फूड टू रिलीज एनर्जी, रेस्पायरेशन कहलाता है। और एनर्जी एटीपी की शक्ल में होती है रिलीज, आई थिंक सो, देख लीजिएगा इसको। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जाइलम टिश्यू जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को जड़ों से पत्तों तक। और फ्लोएम जो होता है वो पत्तों से जड़ों तक खुराक जो है ना वो ट्रांसफर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। जाइलम टिश्यू मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट टॉपिक 10 मिनट की क्लास के बाद, 10 मिनट की ब्रेक। ओके, वाइफ से आई नहीं कार, छोटे भरा नु कहना जरा थोड़ा कोट शूट जरा। ओके सर, ਅਸੀਂ एमडी कैट एस्पिरेंट रहे हैं। अच्छा, सर के साथ पंगा नाट चंगा, ये याद रखें। जब मैं आईएसएसबी की तैयारी करता था ना, ਤੇ ਅਸੀਂ एमडी कैट वाले नु किते पीछे चढ़ चढ़े हुए तैयारी च। और आईएसएसबी की तैयारी के दौरान जब एक चीज खत्म होनी तो फिजिकल स्टार्ट कर देना, फिजिकल से दिल उगता आ जाना तो वर्बल स्टार्ट, वर्बल से नॉन वर्बल, नॉन वर्बल से वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट से सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन से खत्म हुआ फिर से फिजिकल स्टार्ट कर देना, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स करनी, फिर से अगर खत्म हो जाना, दिल उगता जाना, तो दोबारा से आके लेक्चरेट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी। लेक्चरेट की खत्म हो जानी तो फिर वो उस चीज की, फिर उस चीज की, फिर उस चीज की। टोटल 18 टेस्ट होते हैं आईएसएसबी के। और मेरा नहीं ख्याल के 18 टेस्ट मैंने कोई भी दिन ऐसा मिस किया हो जिसमें मैंने 10 से कम टेस्ट की प्रैक्टिस की हो ड्यूरिंग माय प्रेपरेशन। और ये जो आप इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस कर रहे होते हैं ना, कि सारे इंटेलिजेंस अच्छा पढ़ाते हैं, या अक्सर लोग भी कह रहे होते हैं इंटेलिजेंस अच्छा पढ़ाते हैं, एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं था जिस दिन मैं वर्बल नॉन वर्बल की प्रैक्टिस नहीं करता। क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल इनिशियल्स में ओआईआर बनाने के लिए वर्बल नॉन वर्बल बड़ा अच्छा होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग बनाने। अगर ये अच्छा हो ना, बड़ी सारी, वो कहते हैं कि ओआईआर ये समझो कि ये हिफाजती टीका है, हिफाजती इंजेक्शन लगता है ना जो बच्चों को पहले पहले मंथ्स में, ये ओआईआर वो है। आपको जो अगर छोटी मोटी आप कहाँ कहीं पे लूज हो भी जाए ना, तो आपका ओआईआर जो है ना वो आपका मुदाफती निजाम बन के आपको बचा लेगा। आप कहीं पे लूज करना स्टार्ट भी अगर कर देना, तो ये हिफाजती टीका जो होता है ना, ये आप लोगों को बचा लेता है ओआईआर जो। और 86 एमसीक्यूज इन 30 मिनट्स, ये आपकी आपको बहुत स्पीड चाहिए होती है इसके लिए। बट मैं 86 एमसीक्यूज अपने पीक टाइम में 22 मिनट्स में, 23 मिनट्स में करता था।
और 64 एमसीक्यूज, मेरा रिकॉर्ड टाइम 18 मिनट्स था नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। 64 नॉन वर्बल के एमसीक्यूज मैं 18 मिनट्स में कर लेता था, जो आपको बहुत मुश्किल लगता है। और मेरी फिजिकल, अभी तो मेरी फिटनेस नहीं है, फिजिकल फिटनेस का ये आलम था कि 6 मिनट 10 सेकंड्स में मैं 1.62 किलोमीटर रनिंग करता था। ठीक है, तो वो सब कुछ मेहनत के साथ था, ऐसे कुछ नहीं मिलता। हर चीज मेहनत के साथ मिलती है, मेहनत करो जितनी कर सकते हो। अच्छा, एवं ही हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। और दूसरी चीज याद रखें, आज मैं आपको इस लेक्चर के एंड पे बताऊंगा कि आप फ्री क्विज टेस्ट कहाँ पे दे सकते हो, और जो फ्री पीडीएफ नोट्स है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ओके, टॉपिक 9 है बेटा, अबाउट द रिप्रोडक्शन। एक्सप्लेनेशन आ गई। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। रिप्रोडक्शन यही होती है कि जिसमें जानदार अपने बच्चे पैदा करते हैं। टाइप्स इसकी दो हैं जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जस्ट ओनली वन पेरेंट, और इसमें कोई भी गैमेट्स नहीं बनते। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक जैसे ह्यूमंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ही अपने बच्चे पैदा करते हैं। और इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं टू फॉर्म जाइगोट, ये याद रखिएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बेटा बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस स्पर्म्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस ओवा। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फीमेल और मेल गैमेट्स के मिलने को, फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है बेटा? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन या डाइजेशन या ट्रांसपायरेशन, इट इज फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट्स की क्या स्पर्म होते हैं, फीमेल गैमेट ओवम होते हैं। जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक चीज याद रखिए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, टॉपिक नंबर 10 इज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खुली आंख के साथ नहीं देखे जा सकते, जो ऐसे नहीं देखे जा सकते। इसकी टाइप्स बैक्टीरिया हैं, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। अब इसके यूजेस तो इधर डिकम्पोजिशन ये वो लिखा हुआ है, बट मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए इन टाइप्स की ना आगे टाइप्स है। जैसे एलजे है, ये ब्राउन एलजे, रेड एलजे, ग्रीन एलजे, गोल्डन एलजे होता है। उन टाइप्स की आगे एग्जांपल्स हैं। हर चीज की, प्रोटोजोआ की आगे टाइप्स हैं, उन टाइप्स की एग्जांपल्स हैं, वो आनी चाहिए। फंजाई की टाइप्स हैं, फंजाई की आगे एग्जांपल्स हैं, वो आनी चाहिए। वायरसेस की आगे टाइप हैं, टाइप की एग्जांपल्स हैं, वो आपको आनी चाहिए। बैक्टीरिया की आगे एग्जांपल्स हैं, वो हैं टाइप्स हैं, टाइप्स की आगे एग्जांपल्स हैं, वो आनी चाहिए। जैसे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया तो बड़ी दफा पेपर में आए हुए हैं। सयानो बैक्टीरिया होते हैं। ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। सिंपल, मुझे नहीं पता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स आर मेनली यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया, स्टोन्स, बोन्स, वाटर बैक्टीरिया। Viruses cause viral disease. Decomposers help in recycling nutrients. नेक्स्ट हमारा बेटा टॉपिक है टॉपिक नंबर 11, और इसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूजिंग फूड ऑफ फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूजिंग फूड फॉर एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए फूड को इस्तेमाल करना, ग्रोथ के लिए और रिपेयर। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट में तमाम न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में, इनफ अमाउंट में मौजूद होते हैं, इसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं।
प्रैक्टिस एमसीक्यूज, मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हेल्प इन ग्रो एंड रिपेयर, ओनली ब्रीथिंग, विजन ओनली या हेयरिंग ओनली, ग्रोथ एंड रिपेयर। विटामिन आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बैलेंस्ड डाइट में क्या होता है, तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मौजूद होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स काज माल न्यूट्रिशंस, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी तो माल न्यूट्रिशंस हो जाएगी। अच्छा, कोई कैंडिडेट है जो इसको रीड कर दे अभी, जल्दी से जल्दी से। चले मैं करता हूँ। टॉपिक नंबर 12 है मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइम्स। मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म्स इंक्लूड ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसकी दो तरह की टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है और एनर्जी रिलीज होती है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स तोड़े जाते हैं, फूड के मॉलिक्यूल्स, और उनसे एनर्जी हासिल की जाती है, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। अब अगर बेटा हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, मेटाबॉलिज्म मींस ऑल केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी, ओनली ब्रीथिंग। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब है केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हो। ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैटाबॉलिज्म कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एनाबॉलिज्म कहलाता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। एटीपी क्या होती है जी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है ये एटीपी। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा एवोल्यूशन, टॉपिक नंबर 13। एवोल्यूशन मींस ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम। सर अगर मैं कोई कोर्स ज्वाइन करूं तो कैसा रहेगा, बिकॉज लास्ट टाइम कंप्लीट कोर्स ज्वाइन की थी तो उसका मटेरियल है मेरे पास। अगर उसका मटेरियल है तो ठीक है, उसको आप देख लें। कंप्लीट कोर्स में या क्विक में एकेडमिक में चेंजिंग्स हुई हैं, बाकी इंटेलिजेंस तो सेम रहेगा, वही लेक्चर्स आप देख सकते हैं। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मींस ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। ड्राविन की थ्योरी जो है, एक मिनट बेटा, अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा फ्री क्लास, अभी भी मैं फ्री क्लास दे रहा हूँ। आप जस्ट व्हाट्सएप पे लिखो फ्री, आपको फ्री क्लासेस की कम्युनिटी का लिंक आ जाएगा, कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। कल मेरा ख्याल है लास्ट हो जाएंगी क्लासेस, तो कल आखिरी क्लास होगी, वो देख लें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके, इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं बेटा। डार्विन गेव थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लमार्क गेव थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स, अडॉप्शन adaptation helps organism survive, और स्पेसिएशन मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। प्रैक्टिस एमसीक्यूज है बेटा इसके। एवोल्यूशन मींस कि ऑर्गेनिजम्स में ग्रेजुअल चेंज होना विद द टाइम। नेचुरल सिलेक्शन वाज परपस्ड बाय डार्विन थ्योरी। अडाप्टेशन हेल्प्स इन सर्वाइवल। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज स्पेसिएशन होती है। फोसल्स आर एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। टॉपिक नंबर 14 है बेटा बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स जो है ना, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। फंक्शंस बेटा अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं, प्रोटीन ग्रोथ और रिपेयर में काम देते हैं, लिपिड्स एनर्जी को स्टोर करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बस हो गई है। सिंपल प्रैक्टिस एमसीक्यूज। मेन बायोमॉलिक्यूल्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, स्टोन्स एंड मेटल्स। तो मेन बायोमॉलिक्यूल्स यही हैं जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। प्रोटीन किस चीज के बने होते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं, थाउजेंड ऑफ टाइम्स ये एमसीक्यूज आ चुका है। न्यूक्लिक एसिड्स इंक्लूड डीएनए एंड आरएनए, ये भी थाउजेंड ऑफ टाइम्स है, हंड्रेड ऑफ टाइम आ चुका है। लिपिड्स मेनली स्टोर एनर्जी, थाउजेंड ऑफ टाइम ये एमसीक्यूज आ चुका है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। और एक्सक्रिएटरी सिस्टम की मजे की चीज ये है, आपने जो याद रखनी है,
एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ये तो हम सबको तकरीबन पता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। आपने जो याद रखना है ना वो ये है, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, मैमल्स, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो किस चीज पर मुश्किल। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपकी बुक में लिखे हुए हैं ना। ओके जी। किडनी, यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये इसके मेन ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। नेफ्रॉन बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। प्रैक्टिस एमसीक्यूज है बेटा। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एल्वियोलस या प्लेटलेट। नेफ्रॉन, किडनी क्या करती है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है किडनी। यूरेटर कैरीज यूरिन फ्रॉम, यूरेटर किडनी से ब्लैडर तक पेशाब पहुंचाता है, ये यूरिन पहुंचाता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन, पहले फिल्ट्रेशन होती है, फिर आगे रीअब्जॉर्प्शन होती है एंड देन सिक्रेशन होती है। टॉपिक नंबर 16 इज लाइक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो काम होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है फूड से, फूड से एनर्जी रिलीज होती है, इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। 2 तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक एरोबिक एक एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होती है। अगर हम बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इट कंटेन्स नोज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और एल्वियोली। गैस एक्सचेंज अकर्स इन एल्वियोली थाउजेंड ऑफ टाइम्स, ये लाइन पूछी जा चुकी है। रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी, ब्लड, यूरिन या बोन्स, तो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, गैस एक्सचेंज अकर्स इन एल्वियोली, ये हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स विदाउट ऑक्सीजन। लंग्स आर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इजी से क्वेश्चंस हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा बेटा टॉपिक है टॉपिक नंबर 17, द ब्लड एंड सर्कुलेशन। इतना मैं कंप्लीट वालों को नहीं पढ़ाता एक दिन, लेकिन आप लोगों की मजबूरी है क्योंकि मैं डेज पे डिवाइड कर चुका हूँ ये चीज, अदरवाइज मैंने कल पे डाल देना था। ओके, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। आपके इंटरव्यू में आपसे कभी कभी क्वेश्चन, तकरीबन हर कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड का मतलब आपको पता होना चाहिए, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। फंक्शन क्या है जी, रेड ब्लड सेल्स का कैरी ऑक्सीजन, 1000 टाइम्स एमसीक्यूज आ गया। व्हाइट ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन, 100 टाइम्स आ चुका है। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लैटिंग, 100 टाइम्स आ चुका है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। प्रैक्टिस एमसीक्यूज की बेटा अगर हम इसकी बात करें, रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं किस चीज को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल हेल्प करते हैं डिफेंस में। प्लेटलेट्स की बेटा अगर हम बात करें, प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है ब्लड का। हार्ट पंप करता है ब्लड को। जस्ट वेट अ वाइल, जस्ट वेट अ वाइल। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक, मार्कर यूज ना करें बेटा, प्लीज मार्कर यूज ना करें। अब पहला बैच हो फ्री वाला जिसके ऊपर मैंने गुस्सा कभी नहीं किया, तो तुसी मार्कर एंड वाले दिना च यूज करके हम गुस्सा करवाना, चंगे लगोगे भला, या मैं चंगा लगांगा गुस्सा करना। ओके, टॉपिक नंबर 18 इज अबाउट डिजीज। डिजीज इज एन अबनॉर्मल कंडीशन दैट अफेक्ट बॉडी फंक्शन। अच्छा, टाइप्स क्या हैं जी, सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीज हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से स्प्रेड हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे फ्लू कहते हैं, टीबी, मलेरिया। कुछ जो डिजीज हैं वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये एक दूसरे से दूसरे पर्सन में नहीं होती, फैलती नहीं, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें तो वैक्सीनेशन है, क्लीन वाटर, बैलेंस डाइट, हाइजीन, प्रॉपर ट्रीटमेंट, इससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं चीज़ों को। प्रैक्टिस एमसीक्यूज की बेटा अगर हम बात करें, फ्लू एक इन्फेक्शियस डिजीज है, डायबिटीज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, मलेरिया मॉस्किटो की मदद से स्प्रेड होता है, वैक्सीनेशन हेल्प इन डिजीज प्रिवेंशन,
नेक्स्ट अगर हम बात करें, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया इन्फेक्शंस। Topic number 19 is biotechnology and genetic engineering. Biotechnology is used for use of living organisms on their parts to produce useful products. Important techniques इसमें है genetic engineering, cloning, PCR, recombinant DNA technology और CRISPR, CS9। ये मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, आपने इसका डीप नॉलेज लेना है। एप्लीकेशंस देख लीजिएगा, एमसीक्यूज इसके आपने देख लेंगे। ये बेटा आपका प्रैक्टिस टेस्ट है, इस ये लाजमी करिएगा। AFNS practice test 8. Question number 1. Powerhouse of cell is nucleus, mitochondria, ribosomes, Golgi body. Functional unit of kidney is neuron, nephron, alveolus, platelet. Question number 3. A gas exchange occurs in alveoli, liver, stomach, kidney. Blood clotting is done by red blood cells, white blood cells, platelets, plasma. Natural selection was proposed by Darwin, Newton, Einstein, Mendel. Insulin is secreted by pancreas, thyroid, liver, kidney. Fertilization means fusion of gametes, breakdown of food, loss of water, blood clotting. Photosynthesis occurs in chloroplast, nucleus, ribosomes, kidney. DNA carries genetic information, oxygen, urine, hormones only. Vaccine helps in immunity, digestion, excretion and breathing. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा जो हमने बायोलॉजी के लिए डिस्कस किए, और ये हमारा मॉक टेस्ट है जो आप दोगे। अब मैंने आप लोगों को ये दिखाना है कि आप अपना मॉक टेस्ट जो फ्री देने हैं या PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकोगे। आपने सिंपली गूगल या किसी भी ऐसे ब्राउजर पे आ जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है एजू स्मार्ट, सॉरी एजू स्मार्ट। दो तरह से आप मेरी वेबसाइट को यूज कर सकते हो। अभी तो एक तरह से कर सकते हो, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आने वाले हफ्ते या महीने तक आप दो तरह से कर सकोगे। आपने एजू स्मार्ट वेबसाइट पे आ जाना है, इस तरह से ओपन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता से। बड़ा मटेरियल वेबसाइट पे अपडेटेड है, बहुत मटेरियल। सो आप इजीली इस मटेरियल को देख सकते हो, इस मटेरियल से फायदा उठा सकते हो, और उठाना भी चाहिए आपका मटेरियल से फायदा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, नेट कनेक्शन मेरा थोड़ा सा वीक है। नेट कल हमारे जो टॉपिक हैं वो केमिस्ट्री के हैं और फिजिक्स के हैं। कल शायद इससे भी बड़ा लेंथी डे हो। और फिर परसों एक दिन पर्सनैलिटी टेस्ट, फिर छुट्टी, ठीक है। ओके जी, हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है, प्रॉपर नहीं हुई अभी लेकिन हो गई है। आप जब वेबसाइट के यहाँ पे नीचे आएंगे ना, एक ये लिखा हुआ है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, आप यहाँ से भी जा सकते हैं FNS के टेस्ट में। या आप पहले, मैं ये तरीका बता देता हूँ। आप क्योंकि फ्री वाले हो ना, अगर आप फ्री वाले नहीं होंगे तो पेड वाले होंगे। पेड वालों को तो मैं बता चुका हूँ कि आपने कैसे खर्च करना है। आप फ्री वाले हो, आप फ्री लर्निंग कोर्सेज में चले जाओ, यहाँ पे आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। दूसरा, आप फ्री मॉक टेस्ट सीरीज में चले जाओ। जब आप एक्सप्लोर क्विज करोगे ना, तो आपके सामने इस तरह से आगे वेबसाइट ओपन होगी। थोड़ा सा इंतजार कर लें, ऑल फ्री प्रैक्टिस टेस्ट बाय एजू स्मार्ट आ जाएंगे, जितने भी फ्री टेस्ट अपडेट हो रहे हैं। आप यहाँ पे आओगे, AFNS इंग्लिश टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस टेस्ट 11, AFNS मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश MCQs मॉक टेस्ट 26, AFNS इंग्लिश सॉल्व्ड MCQs, AFNS इनिशियल टेस्ट इंग्लिश। अब यहाँ पे ना मिक्स MCQs होंगे, इसमें PF के भी आ जाएंगे, इनिशियल्स टेस्ट प्रिपरेशन, इसमें भी मिक्स आएंगे सारे के सारे, ठीक है। बैक चलते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी ये क्विज दे सकते हो। बैक जाके मैं बताता हूँ एक और चीज, PDF आप कहाँ से डाउनलोड करोगे। आप पास्ट पेपर्स एंड MCQs में चले जाओ, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। आप इसमें चले जाओ तो इधर भी मिल जाएंगे। अदरवाइज आप हैंड आउट्स लाइब्रेरी में चले जाओ, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। ये पास्ट पेपर्स एंड एक्सपीरियंस में जब आप जाओगे ना, आपको जस्ट पास्ट पेपर्स मिलेंगे हर वैकेंसी के लिए। AFNS, LCC,
नेवी में, एयर आर्मी में, एयर फोर्स में, आपने जहां पे भी जाना है, एफएमए के लिए, एफएमटी के लिए, नेवी के लिए, जहां भी आपने जाना है, या आर्मी के लिए या एयरफोर्स के लिए, वो यहाँ पे मिलेंगे। अभी दिखाता हूँ। और ये भी ओपन होने दें, नेट कनेक्शन थोड़ा सा लो है। यहाँ पे आपको सारे के सारे मेरे हैंडआउट्स, नोट्स या लाइब्रेरी है ये हमारी, जिसमें हर चीज के नोट्स मौजूद है, हर चीज के नोट्स, जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ और आप पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा वे, जब तक ये लोड होते हैं तब तक मैं सेकंड वे ऑफ एफएस बता देता हूँ। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, वेबसाइट जब ओपन होगी आपने ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी पे चले जाना है। इस तरह का अगर कोई ऐड आएगा तो आपने ये पूरे का पूरा देखना है। ठीक है। ये 30 सेकंड तक का ऐड होता है ये। ये देखें, जब हमने पास पेपर्स एंड एक्सपीरियंस में आए ना, तो ये यहाँ पे पीएमए 158 का लॉन्ग कोर्स का एक्सपीरियंस है, 158, 158। एएफएनएस इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट एमसीक्यूज है, अपडेटेड है। एएफएनएस, 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 एएफएनएस। तो यहाँ पे आप पास्ट पेपर्स एंड एमसीक्यूज देख सकते हो, इनके पीडीएफ भी इधर दिए गए हैं, हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी हैंडआउट्स लाइब्रेरी है, अगर हम वहाँ की बात करें, तो ये हमारी लाइब्रेरी है। आपको जो भी नोट्स चाहिए हो, जिसके लिए भी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट चाहिए हो, आप वर्बल करोगे, वर्बल के नोट्स आ जाएंगे। एलसीसी के चाहिए हो, एलसीसी के नोट्स आ जाएंगे। पीएमए के करेंगे, पीएमए के नोट्स आ जाएंगे। आईएसएसबी के करेंगे, आईएसएसबी के नोट्स आ जाएंगे। मीन्स हर एक चीज के नोट्स इधर भी अपडेटेड होंगे या हो रहे हैं। कुछ हो चुके हैं, कुछ होंगे। आप इनको पीडीएफ की शक्ल में इधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो वे मैंने आपको बताया वो क्या है, आपने वेबसाइट पे चले जाना और ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी पे जाना है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट लाइक दिस ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लें। ये भी बड़ा जरूरी है आप लोगों को बताना कि आप मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हो। और मैं चाहता हूं हर बच्ची कम से कम एक एक मॉक टेस्ट 100 मरतबा दे, ताकि वो बच्ची, उसकी ग्रिप बने, उसका विजन ठीक हो, उसका दिमाग टिप्स एंड ट्रिक्स को कबूल करे। क्योंकि इतनी जल्दी दिमाग कबूल नहीं करते टिप्स एंड ट्रिक्स को, जब तक आप 100 ऑफ टाइम्स एक ही चीज का टेस्ट बार बार नहीं दो। वर्बल नॉन वर्बल के टेस्ट दो, इधर सारे अपडेट हो रहे हैं। किसी वेबसाइट पे जाने की आपको जरूरत नहीं है, ये बात याद रखें। इधर आपको हर चीज मिलेगी, लेकिन टाइम के साथ, क्योंकि एक ही दिन में सारा कुछ नहीं अपडेट होता हर जगह पे। ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन जो हमारे पास पेड कोर्स में पढ़ते हैं उनको तो हम क्वेश्चंस ही वो बता देते हैं जो पेपर में आ जाते हैं। अब मेरा अंदाजा लगाएं नेट कितना गलत चल रहा है। वैसे मैंने जुगाड़ लगाया हुआ, वाईफाई तो बंद है, ये मेरा लोकल नेटवर्क चल रहा है अभी। बैकवर्ड एरिया से हूँ। अच्छा, जब आप ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी करोगे ना, तो इस तरह से आपको पाकिस्तान आर्मी की हर वैकेंसी नजर आएगी। आपकी जो वैकेंसी होगी ना, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एएफएनएस। आप जब एएफएनएस के ऊपर क्लिक करोगे, फिर आपका अपना सिंपल आपका सेक्शन आ जाएगा। फिर और कोई उसमें जॉब नहीं होगी, ना मिक्स होगा कुछ ना कुछ। फिर जस्ट एएफएनएस का सेक्शन आ जाएगा, ये आपके सामने ओपन होने लगा वो भी। आपका नेट अच्छा होगा तो ये स्पीड से होगा, मेरा नेट इस टाइम अच्छा नहीं है। हाय हाय, 8 बजे पढ़ाना शुरू किया था, 1:15 हो गया। ये भी तुसी मेरे तो राजी नहीं होना ते, पता नहीं फिर किदो राजी होना ते, किन राजी होना ते, किस राजी। चलिए आगे आप खुद देख लीजिएगा, आगे आपको मोक मूक सब कुछ नजर आ ही जाना है। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरा अब दिल नहीं कर रहा आगे कुछ भी पढ़ने पढ़ाने को, ऐसा।